बच्चों को दुआ है, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, औलाद एक ऐसी नेमत है जो उन्हीं को पता होगा, वही लोग जान सकते हैं जिनके पास औलाद नहीं है। औलाद की नेमत से महरूम फैमिली, वालिदैन, उनको इस बात का एहसास होता है कि किस तरीके से, कितनी दुआओं से बच्चे जो हैं वो मांगे जाते हैं अल्लाह के आगे, हाथ फैला फैला के, झोलियाँ फैला के, रो रो के। हर एक से जो इंसान मिलता है उसको कहता है कि आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि हमारे घर भी बेटा पैदा हो, आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा हमारे घर बेटी पैदा हो। ऐसे नेमतों के लिए दुआएं की जाती हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि जब जैसी बच्चा इस दुनिया में आए, जिनके पास ये नेमत है, अल्लाह ताला सबको ही नसीब करे, मगर जिनकी गोद भरी है, जिनकी औलाद उनको नसीब हुई है, तो जैसे ही उस दुनिया में आता है, तो जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, हम कितना कॉन्शियस होते हैं ना हमारी स्किन को लेके, हमारी सेहत को लेके, हमारी डाइट को लेके, उसी तरह हमने वो जैसी दुनिया में आता है, पहला उसका जो मिनट होता है, जब हम उसको देखते हैं, और आपको पता है इस दुनिया में धूल मट्टी गर्दोबार हर तरीके की चीज़ें जो है वो मौजूद है। इनफैक्ट ये जो लाइट वाइट होती है, ये सब उसने कभी पहले देखी नहीं होती, माँ के कोख में होता है। फिर जब वो सब कुछ चीज़ें फेस करता है, आँख खोलता है, उसको रोशनी भी इरिटेट करती है और हर चीज़ तो हम हर उस पॉइंट को अगर नोट करें कि वो किस तरीके से दुनिया में आके जो एक्सपोजर ले रहा है, तो हम उस हिसाब से उसकी अगर केयर भी करें तो हमारे लिए आगे का जो एक मरहला है जिसमें हम बच्चे की जो चीज़ें, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, चाहे उसके जल्द के इश्यूज़ हों, चाहे उसके हेल्थ के इश्यूज़ हों, हम उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे। हम एक नॉर्मल, जिसे कहते हैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। हमने क्या करना होता है कि हम उसकी हेल्दी डाइट, उसको फोकस करें। अगर तो जो पहले टाइम पे तो स्टार्ट जो होता है वो तो माँ की फीडिंग से शुरू हो जाता है। उसके बाद जो उसकी स्किन के इश्यूज़ हैं उसको भी हम ज़रूर नोटिस करें, क्योंकि पैम्पर तो हर बच्चे को चेंज होता ही होता है बार बार। नैपीज़ का तो सब बच्चों को इशू होता है। ज़्यादातर माओं के साथ क्या होता है कि पैम्पर पहना के रखती हैं बच्चों को, गीला होता है, ठीक है, टाइम पे चेंज नहीं करती। और अगर कोई पैम्पर नहीं है और अभी भी कोई गांव ग्राम में, कोई ऐसे रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर अगर कपड़ा बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे भी बच्चों को बहुत जरासीम लगते हैं। अच्छा, जरासीम तो जरासीम, बच्चे बीमार भी उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी बच्चों में बहुत पैदा होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि उनको रैशेज़ हो रहे हैं, अंदरूनी बीमारियां भी बच्चों में, बच्चियों में शुरू हो जाती है अगर आपकी नैपी गंदी हो, आपके पैम्पर देर तक चेंज हो रहे हो। अच्छा, अब स्किन इरिटेट तो कर रही है, स्किन ख़राब भी हो रही है, और वो जगह जो बच्चों की नैपी वाली जगह है वो डार्क हो जाती है, काली हो जाती है, जल जल के, इरिटेट होके बच्चा चिड़चिड़ा, बात बात पे रो रहा होता है। फिर डॉक्टरों के पास लेके जा रहे होते हैं, समझ नहीं आता, कॉलिक के ड्रॉप्स पिला रहे होते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें फिर मैटर नहीं करती हैं, अब हम खुद ख्याल नहीं कर। कुछ बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रैशेज़ होते हैं, तो सूजन भी होती है, स्वेल्ड अप चेहरा होता है। तो हम बड़ा उसको देख रहे होते हैं, हम कहते हैं इतना सूजा, इतना मोटा बच्चा। मोटा नहीं होता, सूजा होता है उसको जब दुनिया में आता है। कुछ बच्चों के कोई ऐसे बर्थ मार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे रैशेज़ होते हैं स्किन, गाल, आँख के पास, किसी के आँख के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों को कुछ वाइट थोड़े थोड़े चिकत्ते भी होते हैं। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, फिर ग्रेजुअली हम एज बढ़ाते जाएंगे और तरीके से हर मरहले को डिस्कस करेंगे। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर कंसा आफ्ताब, डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हमने ख़ास तौर पे बच्चों की स्किन केयर के लिए यहाँ पे उनको मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, यू लुकिंग सो प्रिटी, प्लम्प जोड़ा। थैंक यू। प्लम्प वन ऑफ माय फेवरेट कलर। आपको भी बहुत सूट करता है, मैंने अक्सर देखा है पहने में, I'm आपको gonna बहुत wear सूट it कर रहा now. होता The है। way you're looking pretty. I hope मैं भी फिर वैसी ही लगूँ। प्लम्प बहुत सूट कर रहा है आप पर, माशाल्लाह Thank you so माशाल्लाह। much. हम बच्चों की स्किन के ऊपर बात करेंगे। ये जो बच्चे जैसी पैदा होते हैं, पहले उनके चेहरे पे रैशेस हो जाते हैं, कुछ लोगों के इरिटेशन, लाल चिकत्ते से, आँख के ऊपर, गाल में, थोड़ी पे, या जिस्म के भी किसी हिस्से में ऐसा लाल सा पैच, इरिटेट सा, एक जलन वाली जगह होती है, जैसे जहाँ पे उनको लग भी रही हो, जैसे छिली हुई। तो उसके बारे में क्या कहेंगी, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें फ़िज़ा, इसमें ना एज बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे जैसे न्यू बॉर्न हैं, अभी जस्ट पैदा ही हुए हैं, तो उनमें कुछ रैशेस ऐसे आते हैं जो कि मतलब डिलीवरी के बाद बच्चा एक नई दुनिया में आता है, नए एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर होता है, तो वो कुछ रैशेस आते हैं जो बड़े टेम्प्रेरी होते हैं। लाइक उसमें छोटे छोटे दाने भी बन सकते हैं, रेडनेस भी आ सकती है फेस पे, बॉडी पे,
कहीं पे भी, ठीक है, उन रैशेस को हमने कुछ नहीं करना, उनको बस हमने टाइम देना है। वो बच्चे की स्किन खुद ही अडेप्ट करती है लोग वक्त तो के उसके साथ ऊपर साथ। सरसों का तेल लगा के तो धूप में बिठा देते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सरसों का तेल बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगाना, और लगा भी लिया है तो धूप में नहीं बिठाना बिल्कुल भी, उसको धूप में नहीं आपने उसे मालिश करके रखना, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव का ये मतलब है कि अगर सरसों का तेल लगा के आप धूप में चले जाएंगे तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे स्किन के ऊपर कि स्किन में रेडनेस और रैश आ जाएगा, स्किन का बैरियर ब्रेक हो जाएगा। तो सरसों का तेल बिल्कुल भी स्किन के लिए नहीं है। इसमें हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं कि कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल जो है वो जल्द के लिए सबसे अच्छा है। तो जल्द पे सिर्फ नारियल का तेल लगेगा या ऑलिव ऑयल, इसके अलावा कोई ऑयल आप जो ऑर्गेनिक ऑयल्स में से आलमंड ऑयल अच्छा है, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है। आलमंड ऑयल बड़ों के लिए है क्योंकि उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ये होती बिल्कुल हैं। पैदा हुए बच्चों को जो लगा देते हैं आमंड वगैरह के ऑयल, नहीं ये ज़रूरत, चीज़ें नहीं नहीं। ज़रूरत। बच्चों को सिर्फ नारियल का तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल बेस्ट है, उसको लगा के आप धूप में भी बिठा सकते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा, कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि रेडनेस जो आती है बच्चों की पैदाइश के बाद, उसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाएं, नारियल का तेल लगाएं या कुछ भी मॉइस्चराइज़र जो भी अवेलेबल है, पेट्रोलियम जेली अवेलेबल है वो लगाएं, वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जो हम इरिटेटेड स्किन की बात कर रहे हैं, जो रैश आता है, रेडनेस हो जाती है, ये आप जो गाल भी बहुत ज्यादा रेड जी, हुए हुए होते हैं, ये आप बिल्कुल। उसी को उसकी बात हाँ। कर रहे हैं। ये तकरीबन स्टार्ट होते हैं 3 से 4 महीने में। अच्छा। जब बच्चा 3 या 4 महीने का होता है तो उस वक्त गालों पे एक रेडनेस आना शुरू होती है और थोड़ी सी स्किन क्रैक होना शुरू हो हाँ। जाती है, हल्की सी लाइंस और स्केलिंग आना शुरू हो जाती है, पीलिंग सी चीज़ें, पीलिंग हाँ। होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे दाने भी बिल्कुल, बन जाते हैं उसके दाने बाद। भी बन सकते हैं। और यहाँ से होते हुए आप देखेंगे कि बच्चों की बाजू की आउटर साइड, और फिर जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं तो घुटनों के ऊपर खास तौर पे, हाँ। और ये थाइस के ऊपर और टांगों के ऊपर वाले हिस्से में इसी तरह की रेडनेस होती है, इचिंग होती है और स्केलिंग सी बन जाती है। इसको हम कहते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस। एटोपिक डर्माटाइटिस जो है वो एक एक्जिमा की किस्म है, जिसमें क्या होता है कि स्किन का बैरियर आपका ब्रेक है। आपने इसमें सिंपल मॉइस्चराइज़र से ही बच्चे का बैरियर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अगेन नारियल का तेल या पेट्रोलियम जेली। इसके अलावा आप कुछ मेडिकेटेड सोप्स या मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, उससे बैरियर और ब्रेक हो जाता है। हमने सिर्फ एक आर्टिफिशियल स्किन ऊपर बना के रखनी है ताकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की गर्दो गुबार है या जरासीम है वो बच्चे की स्किन को अटैक ना करें और उसको और इरिटेट ना कर दें। तो बस सिंपल मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, और ये जो नैपी वगैरह है उसमें भी बच्चों को आपको पता है कितना इरिटेट होता है जब स्पेशली उनके टाइम पे उनकी नैपी को चेंज ना किया जाए। और मोस्टली जो मदर्स हैं वो यहाँ पर इस तरह की कर देती हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं कुछ हालात पे, टाइम पे, कोई जॉब वाली ख़वातीन या फिर घर में भी बच्चा का वो माँ किसी और कामों में बिजी है और लेट हो गया है, बच्चे को नैपी का रैश पड़ता ही पड़ता है। मैंने देखा हर घर में हर बच्चे को एक बार तो नैपी रैश का टिका के तकलीफ होता है। अब इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि जगह भी डार्क हो जाती है, बच्चे को नैपी उसके बाद पहनानी भी दोबारा ज़रूरी। हवा लगने के लिए थोड़ी देर बच्चे को छोड़ा जा सकता है, मगर फिर भी डर यही होता है कि अभी दोबारा कोई कहानी ना कर दे, बिस्तर पे ना कर दे, सोफे पे ना कर दे। ठीक है, इस पे बात करेंगे मैं ब्रेक के बाद कि हम क्या कर सकते हैं। जी, डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। हम इनसे पूछें कि बच्चे के जो नैपी रैशेस हो जाते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी, सबसे पहले फिज़ा ये जो आपने नैपी की बात की है ना, नैपी फ्री टाइम ज़रूर होना चाहिए बच्चे का। अब मॉर्निंग में जब उससे आपने नहलाना धुलाना है तो उससे पहले जो भी आपने उसकी मालिश वगैरह करनी है उसमें कम से कम 3-4 घंटे का टाइम उसका नैपी फ्री लाजमी होना चाहिए हर बच्चे का, क्योंकि ये एक बड़ा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जो क्रिएट होता है नैपी वाले एरिया में। हर वक्त बच्चा इतनी अक्लूजन में होता है, ये एक नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है बच्चे की स्किन के लिए कि हर वक्त नैपी चढ़ी हुई है, अंदर पसीना भी आ रहा है, यूरिन भी अंदर ही, और सारे वो बड़ा केमिकल रिएक्शन होता है और उससे फिर इरिटेंट कंटेंट। अच्छा, ये वेट टिश्यू से जब साफ करते हैं तब भी बच्चे को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। मैंने तो नहीं फराल के टाइम पे नैपी वेट टिश्यू बिल्कुल यूज नहीं करना उसमें। मैं तो पानी में सिंक के नीचे लेके वॉश कर देती थी। एग्जैक्टली, वेट टिश्यू में ना पानी नहीं होता, उसमें कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे की स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है इतनी देर एक्लूसिव रहने की वजह से, और ऊपर से वेट टिश्यू इस्तेमाल कर दिया तो बैरियर पूरा ब्रेक हो गया। वो इतना ज़्यादा सख्त केमिकल रिएक्शन होता है कि आप लगाते हैं, बार बार वेट टिश्यू से साफ कर रहे हैं और स्किन है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो बिल्कुल उसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि बच्चे को नैपी फ्री करें। ठीक है, अगर तो बहुत इरिटेटेड स्किन होगी है, रेडनेस होगी, आपको खुद पता चल जाता है कि नैपी वाले एरिया में जस्ट वो रेडनेस आ रही होती है,
नैपी फ्री करें बच्चे को 4 to 6 बड़ा आवर्स। चीखें मारता है, बिलबिलाता है, बहुत देखें, बहुत तो बिल्कुल सबसे पहले नैपी फ्री आपने करें, फिर नैपी फ्री वॉश, प्लेन वाटर से वॉश करें, सोप लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो ओके, बैक्टीरियल ये जो इन्फेक्शन हैंड वॉश वगैरह लिक्विड ये कैन बिल्कुल नॉट भी नहीं, यूज इट, बिल्कुल भी ओके नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, हाँ। वो इरिटेटेड स्किन है, वो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। उस तो पे नहीं उसमें लगाना, soaps किसी नहीं किस्म का लगाने, सोप नहीं, कोई प्लेन वॉश, वाटर, ओके ठीक है, प्लेन वाटर से उसे साफ करें। और उसके बाद जैसे अभी हमने बात की कि स्किन का बैरियर ब्रेक हो गया है, तो स्किन की बैरियर को कंप्लीट करना है आपने, चाहे आप उसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करें, चाहे पेट्रोलियम जेली यूज़ करें, चाहे सूडोक्रेम यूज़ करें। जैसे हमने बात की सूडोक्रेम में जिंक होता है, और जिंक जो है वो बड़ा अच्छा बैरियर क्रिएट करता है आपके नैपी रैश वाले एरिया में। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसमें जिंक हो, जिंक इस्तेमाल करना है आपने। उसमें बेपेंथिन क्रीम, डिफरेंट नामों से ये चीज़ें आती हैं, ये मेडिकेटेड क्रीम, मेडिकेटेड क्रीम्स होती ये हैं। हील करेगा, ये हील करेगा, बहुत जल्दी से हील होगा, लेकिन आपने फिर भी बच्चे को नैपी फ्री टाइम देना है। बच्चा हील कर जाएगा, स्किन बड़ी अच्छी हील होती है बचपन में, लेकिन आपने हवा nappy free- लगनी हवा ज़रूर लगवानी है। अच्छा daily। ये कितने टाइम तक हील हो जाता है? जिन लोगों को ये नैपी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को हीलिंग प्रोसेस कितने दिन का होता है? जी, अगर तो आप नैपी फ्री टाइम देते हैं 4 to 6 आवर्स का, तो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है स्किन। लेकिन अगर आप क्रीम्स लगा के और फिर नैपी चढ़ा देते हैं, तो फिर वही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इरिटेशन होती है, तो फिर लंबा चलता है और बड़ा ख़राब केसेस भी हमने देखे हैं। लेटर ऑन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, और फिर हमें एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या क्या ऐड करना पड़ता है, और स्किन पे एक दाग जो है वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, बच्चे को टाइम पे नैपी चेंज टाइम पे करना 4 आवर्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नैपी नहीं रखनी चाहिए। Okay. 4 आवर्स भी मैं कहती हूँ, अगर सॉइल होगी वो तो फ़ौरन से चेंज होगी, हाँ। लेकिन अगर ड्राई भी है नैपी तो 4 आवर्स में चेंज करें लाजमी उसे। थोड़ी सी बिल्कुल हवा लगवाएं, जरूर। हवा Okay. लगवाएं। अच्छा मुझे बताइएगा, ये झंड होती है बच्चों की, सारे ही हमारे पाकिस्तान का तो ट्रेंड है, पहली बार झंड तो दूसरी बार झंड, कुछ लोग फैमिली तो झंड पे झंड कराते, कहते नहीं घने बाल आएंगे। अब वो जो ये घने बाल के चक्कर में बच्चा बेचारा झंड में रहता है, मतलब टिंड करा के रहता है, उधर उस तरह लगता है, कभी कोई मशीन लगती है, इरिटेशन हो जाती है ना, बच्चे के सर पे कोई ऐसे कट लग जाए या कोई ऐसी जलन कहीं कुछ ऐसी स्किन इरिटेशन, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा? जी, सबसे पहले तो मैं ये घने बालों का आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे साल में बच्चे ने गंजा ही रहना है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक वेव चलती है, 1 साल तक बच्चे के बाल पूरे नहीं आते। तो जो रवा है, ये जो कहते हैं निकालो निकालो, ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि आप बार बार वो उसकी बाल उतरवा देंगे ना, तो 1 साल के बाद बाल घने आ जाएंगे। ये गोरे का बच्चा तो नहीं कराता है, जो बिल्कुल नहीं, फॉन्डर्स है करना उनकी तो भी मैंने नहीं कभी आपने। झंड सुनी नहीं है। नहीं, आपने करना भी नहीं है, क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे के बाल खुद ही घने हो जाने हैं। हाँ। क्या होता है कि बच्चे का जो हेयर साइकिल है ना, वो सिंक्रोनाइज नहीं होता जैसे बड़ों का होता है। तो 1 साल में आप देखेंगे कि पहले बच्चे के यहाँ बाल गायब होते हैं, फिर यहाँ गायब होते हैं, फिर पीछे गायब होते हैं। हाँ। तो वो एक वेव चलती है, रुइयों की तरह बाल। हाँ जी, तो वो एक गंजपन रहता है किसी ना किसी एक एरिया में। तो 1 साल के बाद क्या होता है कि सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है ग्रोथ। अगर झंड कोई ना कराए, कभी ना कराए, एक सवाल है मुझे। जी जी। तो अगर कभी कोई झंड कराता ही नहीं है किसी पैदा हुए बच्चे को, तो क्या फिर वो वैसे बाल रहेंगे, आएंगे घने होते जाएंगे? 1 साल के बाद घने होने ही हैं बाल, ये अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। विदाउट झंड भी? विदाउट झंड भी 1 साल में बाल निकलने ही निकलने हैं। आप वेट करें थोड़ा सा, और आप देखेंगे कि जैसे ही 1 साल का बच्चा होगा उसका सर भर जाएगा बालों से। अच्छा। तो उसमें अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने ये झंड कराई थी या इतनी दफ़ा बाल उतरवाए थे इसलिए ये ऐसे हुआ है। अगर आप नहीं भी कराएंगे ना, फिर भी आएंगे। इतना बुरा लगता है, बच्चा खूबसूरत प्यारा हसीन बच्चा, उसको गंजा करके स्कूल भेज देते हैं। मतलब 4 साल की उम्र तक भी बच्चा झंड करा रहा है, 5-6 साल की उम्र में भी झंड हो रही है। व्हाट इज दिस? तो बिल्कुल भी अच्छा, अब देखें जो जीन्स है ना, जो माँ बाप से उसने जीन्स ले ली हैं, जो माँ के या बाप के जैसे बाल जेनेटिक्स हैं, वो तो उसके वैसे आने ही आने हैं। हाँ। अगर माँ बाप के अच्छे बाल हैं तो उसके बाल अच्छे होंगे, अगर उनके बाल अच्छे नहीं हैं तो आप जितनी मर्जी झंड टिंड करा लें, बच्चे के बाल अच्छे नहीं होंगे। वो उसकी जीन्स में है कि ऐसे ही रहने हैं बाल, ठीक है। तो इसी तरह जब पेशेंट्स आते हैं ना कि इस बच्चे के बाल नहीं उग रहे, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ माँ से अपने बाल दिखाएं मुझे, आपके बाल कैसे हैं, आपके हस्बैंड के बाल कैसे हैं। तो जैसे आपके हैं वैसे ही उसके होंगे। आप उसमें जो भी ट्रीटमेंट्स करा लें, शैम्पूज यूज़ कर लें, उसके बाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकते आपसे, ठीक है। तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहाँ तक जाएंगे बाल, तो उसमें बहुत ज़्यादा झंड कराने की अब ये जो कर ही देते हैं लोग, उस तरह भी फेर देते हैं, मशीनें भी फेर देते हैं, अब बाद में ना थोड़ी सी इरिटेशन, बारीक दाना भर जाता है कुछ बच्चों के सर पे, उसके लिए क्या किया जाए? उसमें ये कि देखें स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो इंस्ट्रूमेंट बच्चे के सर पे लग रहा है वो कितना स्टरलाइज्ड है, वो कितने लोगों को पहले लग चुका है। अब हमने ये देखा कि हेपेटाइटिस बी सी बड़ा कॉमन हो रहा था, ये एक ही उस तरह से टेंट करने से या एक ही उस तरह को बार बार यूज़ करने से।
तो स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि जो बच्चे के सर पे जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड हुआ है, या अपनी किट अलहदा बना लें, अपने घर की किट अलहदा बना लें कि भाई हमारे जब बाल कटेंगे तो ये किट यूज़ होगी, ये कैंची होगी, ये वो शेवर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, अगर तो दाने बन गए हैं तो उसमें हम सिंपल कहते हैं एंटीबायोटिक, आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स लगानी पड़ती हैं। उसमें ग्लाइसिन 1% लोशंस आते हैं जो कि आपने स्कैल्प पे सुबह शाम लगाने हैं, उससे 2 से 3 दिन में वो दाने ख़त्म हो जाते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, और जो तेल वगैरह है वो लगाया जा सकता है अगर इरिटेटेबल स्किन हुई हुई है सर की, उसके ऊपर ऑयल मसाज, ये सब सरसों, ये सब कुछ लगा सकते जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ होती है क्रेडल कैप, उसको हम कहते हैं, वो बच्चे में ख़ास तौर पे आती है यहाँ पे इस एरिया में। उसका किसी भी बाल उतारने वाली मशीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक खुश्की का एक पैच होता है जिसको क्रेडल कैप बोलते हैं। ये 1 साल के बच्चों में आता है, 6 महीने के, 9 महीने के बच्चों में। तो उसमें आप नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसमें एविडेंस बेस्ड बात है कि जैसे आप कोकोनट ऑयल लगाना शुरू करते हैं तो वो ड्राइनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बच्चा ठीक हो जाता है। और इसकी एज भी तकरीबन 6 महीने तक होती है, उसके बाद वैसे भी बच्चे ने ठीक हो जाना होता है। बच्चों को कितनी मरतबा नहलाना चाहिए? छोटे बच्चे जो होते हैं सारा दिन में 1 बार 2 बार, एक या बार, फिर बस एक बार, हफ्ते में 1 बार? ये हमने सुना है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो फिर हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहलाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोज़ाना 1 दफ़ा ज़रूर नहलाना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं, बड़ी नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि हेल्थ और ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, हाँ जी, सेहत होती है रोज़ाना नहाना, सेहत होती है और बिल्कुल सेहत होती है, क्योंकि बच्चा तो रोज़ाना सॉयल कर रहा है, उसकी नैपी भी और वो सारा, तो उसे ज़रूर 1 दफ़ा जिसमें हमें पानी गिरना भी एक थेरेपी है ना, थेरेपी है। और बच्चा बड़ा फ्रेश हो जाता है। आप देखें जब बच्चे को नहलाते हैं वो कितनी देर सोता है, कितना फ्रेश हो जाता है और इतनी देर सोता है। तो रोज़ाना 1 दफ़ा ज़रूर गर्म पानी से नहला दें, चाहे सर्दियाँ भी हैं। सोप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, टेम्परेचर नॉर्मल करके, टेम्परेचर नॉर्मल करें, सोप्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बच्चे को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं गीले जिस्म के ऊपर ताकि उसका स्किन बैरियर कंप्लीट रहे, और दैट्स इट। सुबह एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, अब बच्चों की स्किन के ऊपर बात करें। डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब इस विदास, हम बच्चों की स्किन के बारे में बात करें जो बहुत छोटे छोटे नन्हे काके बच्चे होते हैं, उनकी स्किन को किस तरीके से देखा जा सकता है। कुछ माएँ कहती हैं हमने बच्चों को धूप नहीं लगानी, काला हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बच्चों को धूप में लेके जाया जा सकता है? महीने 2 महीने के बच्चे, और उनको हम सन ब्लॉक लगा सकते हैं? क्या बच्चों की स्किन बैरियर जो है वो अफोर्ड कर सकती है कि ये इसको उस तरह से ब्लॉक किया जाए सन ब्लॉक के साथ? जी फिज़ा, देखें, बच्चा जो 1 माह का या 2 माह का बच्चा है ना, उसको हम बहुत ज़्यादा केमिकल सन ब्लॉक्स रिकमेंड नहीं करते। अगर आपको धूप में रखना भी है बच्चे को तो फिजिकल बैरियर सन ब्लॉक, उसमें क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड वाले, टाइटेनियम ऑक्साइड वाले सन ब्लॉक, ये वो वाले जो क्रिकेटर्स मोस्टली लगाते हैं माथे पे, व्हाइट कलर की जो एक निशान और चेहरे पे भी है ना, एग्जैक्टली, इज दैट द वन, राइट? इसमें व्हाइट का ज्यादा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही उसको आप कह रही हैं। वो सेफ सन ब्लॉक्स हैं, क्योंकि हम इसको क्या कह के लेंगे? फार्मेसीज तो हम चले जाते हैं, क्रिकेटर्स के मुंह पे ही देखते हैं, मगर हमें हम तो ये कहते हैं ना कि व्हाइट कास्ट वाले ना दीजिएगा, हमारी बेस ग्रे हो जाएगी। तो अब बच्चों को क्योंकि ये हमने लगाना है, तो हम इसके लिए क्या लफ्ज एग्जैक्टली बोल के लेंगे? आप कहेंगे या तो व्हाइट कास्ट वाला सन ब्लॉक दें या जिंक वाला सन ब्लॉक दें जिसमें जिंक ऑक्साइड है। और क्या केमिकल फ्री लेना है? ये केमिकल फ्री होता है, केमिकल फ्री होता है बिल्कुल। इसमें जस्ट जिंक होता है, और जिंक होता है व्हाइट कलर का बिल्कुल। तो वो वाइट का एक बैरियर आ जाता है, आपकी स्किन के ऊपर एक वाइट कलर का बैरियर आ जाता है, और जब सन की रेज आती हैं टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सारी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो हम बच्चे को लिटा तो विटामिन डी के लिए रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने बच्चे को ये व्हाइट कास्ट वाला सनब्लॉक लगा दिया, मेरा सवाल ये कि फिर क्या विटामिन डी उनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या वो इसी तरह रिफ्लेक्ट करके तो निकल जाएगा पतली? इस पे ही मैं बात करना चाह रही थी कि सन ब्लॉक लगाना भी बहुत ज़रूरी नहीं है अगर आप राइट टाइम पे बच्चे को धूप में रख रहे हैं। अब जो धूप है ना सुबह वाली या शाम वाली धूप, उसमें विटामिन डी बनता है। शाम वाली कौन से टाइम? शाम वाली जैसे 4-5 बजे वाली धूप होती है, गर्मियों में 5 बजे वाली और सर्दियों में 4 बजे वाली धूप। इसमें भी सोर्स अच्छा है विटामिन डी का? इसमें सोर्स है, ये सोर्स है बेसिकली विटामिन डी का। अगर आप सुबह 12 बजे वाली धूप में, 1 बजे वाली धूप में लटा देंगे बच्चे को, उससे सिर्फ रंग काला होगा। ये जो 2 बजे वाली 3 बजे वाली धूप होती है, 1 बजे वाली, वो उसमें विटामिन डी नहीं बनता। अच्छा। इसमें एक खास किस्म की रेज होती हैं जो कि बहुत गर्म रेज नहीं होती। हाँ। वो स्टिमुलेट करती हैं और वो विटामिन डी बनाती हैं। और उसमें कहा जाता है कि सुबह वाली धूप जब सूरज निकलता है 7-8 बजे वाली धूप, और शाम वाली धूप, शाम से जस्ट पहले सूरज गरूब होने से पहले वाली धूप, इसमें विटामिन डी बनता है। 12-1 बजे वाली धूप में विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं बनता। तो उसमें एक तो बच्चे को ना लटाएं, ठीक है। कोशिश करें जब बिल्कुल सूरज सर पे ना हो,
मतलब थोड़ा सा एंगल पे हो, उस वक्त विटामिन डी बनेगा, उस वक्त बच्चा काला भी नहीं होगा इतना। अच्छा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको काले रंग का बहुत वो है, डर है, तो सिर्फ फेस पे आप थोड़ा सा फिजिकल बैरियर लगा दें, फिजिकल सनब्लॉक लगा दें, बाकी एरिया पे कुछ भी ना लगाएं और उसको अपना विटामिन डी बनाने दें, क्योंकि बाकी आपकी सरफेस तो एरिया बहुत बच्चे की ज़्यादा ग्रोथ है, जी, थोड़ा सा बिल्कुल। धूप में रखेंगे तो फिर हड्डियां वड्डियां जरा बिल्कुल, विटामिन धूप डी में के सोर्स से अच्छी काम अच्छा है, धूप में एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन टाइम का ख्याल रखें। और विटामिन डी से भी बच्चों की हाइट बहुत बढ़ती है। अगर विटामिन डी का सोर्स अच्छा मिले, कुछ माएँ परेशान होती हैं कि बच्चों की हाइट रह गई, तो विटामिन डी सोर्स ही तो कम होता है उनके अंदर, नहीं? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जीन्स का बहुत फिजा रोल है कि अगर आपकी जीन्स में लंबा कद है, आपकी माँ बाप आपके ख़ानदान में लंबे कद हैं, तो आपको विटामिन डी नहीं भी मिलेगा, आप लंबे हो जाएंगे। जीन्स जेनेटिक, जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब मेरा एक सवाल ऐसा है कि मुझे इसका जवाब ज़रूरी चाहिए। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको दिल करता है माँ बाप का उसको चूम चाट के खा जाए, उसको इतना चूमें, उसको इतना पप्पियाँ करें, उसको कडल करें, पता नहीं क्या करें, बस उसको खा जाए किसी तरह। हम यही बोलते हैं, कच्चा खा जाना है मैंने तुम्हें। इतना प्यारा लग रहा है। अभी तो बच्ची मेरी 10 की हो गई, मैं अभी भी उसको ही कह के आती हूँ, मुझे आने दो, मैं आती, आज मेरा शो खत्म होगा, तुम रेडी रहना, आज मैंने कच्चा खाना है, मैंने पकाना कोई नहीं है, कच्चा खा जाऊंगी। माशाल्लाह। हाँ, मुझे मिर्च मसाले की यही बातें कह के आती हूँ उसको, और मेरा दिल भी यही होता है कि जाके खा जाऊंगी मैं उसको। अब बच्चा छोटा सा गोद में इतना प्यारा, चूमने का किसको दिल नहीं करेगा? ये आप लोग क्यों मना करते चूमना नहीं है? सारे डॉक्टर ही कहते हैं बच्चों को हाथ में लगाओ, ज्यादा चूमो नहीं, लिप किस नहीं करो, यूं नहीं करो। अच्छा, ये क्या मसले क्या होते हैं? अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको फेस को टच करना पसंद है? अपना हाथ भी लग जाए तो मुझे तो होता है कि यार जम्स लग गए मेरे फेस पे, बहुत ज्यादा एक्नी हो जाती है कहीं पे भी। हाँ। ठीक है, तो आप सोचिए मेकअप भी हाथ धो धो के कर रहे होते हैं हम बार बार, कि साफ हाथ बेटा आप हाँ। मेकअप कर रही हैं, आप साफ हाथ धो लें, हम ये बोलते हैं ना। तो हम टच करते हैं अपने फेस को, हम बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं करते कि भाई मेरे फेस को टच ना करे कोई चीज़, एक्नी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो बच्चा बेचारा मासूम बेजुबान, वो तो कह भी नहीं सकता भाई नहीं करो मेरे साथ। बाप की दाढ़ी मूछे भी होती है, थोड़ी सी वो अनशेव शेव, बिल्कुल, वो भी तो चुभती तो वो देखिए होंगी। वो इतनी फ्रिक्शन होती है वो उसमें, दाढ़ी में, मूंछों में, तो वो बच्चे का बैरियर ब्रेक करेगी। इतनी सॉफ्ट स्किन है, बैरियर ब्रेक होगा, इन्फेक्शन आने के चांसेस है, इरिटेशन के चांसेस अब्बा भी बच्चे को बार इतनी बड़ी अनशेव दाढ़ी के साथ बिल्कुल नहीं, ये उसके लिए टॉर्चर है। उसे ऐसे लगेगा कि जैसे वो जिससे हम बर्तन नहीं मांजते, वो मेटेलिक उनको वो फील होती है। हाँ, उनको ऐसा फील होता है कि आप इतना सख्त हाथ लगा रहे हैं, और ये तो दूसरा इन्फेक्शन के चांसेस बेजुबान भी होते हैं, वरना वो बोले शायद इसीलिए वो बेचारे बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते, नहीं तो सुनाते बातें कि ये क्या कर रहे हैं मेरे पे। अच्छा, तो बच्चों को जर्म्स भी लगते हैं इससे? अच्छा, भले हम नहा धो के आ जाएं फिर भी नहीं कर सकते? एक सवाल है, नहा धो के बिल्कुल क्लीन होके। हाँ जी, फेस पे ना करें, हाथ चूम लें या कुछ इस चेहरे तरह पे कर तो दिल लें। करता है। चेहरा नहीं, अच्छा। चेहरा नहीं, और लिप्स पे कम तो से बिल्कुल कम, भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नॉट रिकमेंडेड। वैसे देखें, खुश हों, दुआएं दें, देख के खुश हों। हाँ, वो चीज़ जो दूर से देखो है, हाँ, दूर से देखें। बच्चे को तो खाने का दिल करता है, बड़ा मुश्किल में डाला हुआ है। तो यहाँ मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों के लिए भी, मुझे पता है, मगर कोई जम्स लगते हैं वो कह नहीं, आप भले नहा धो के भी आए, और दूसरा इरिटेट भी होते हैं बच्चे, इरिटेट होते हैं बच्चे। अच्छा। इरिटेट होते हैं। हाँ, तो चलें ठीक है, ये चीज़। अब हम बच्चों की कोई स्किन के ऊपर जो जम्स लग जाते हैं ना, उस पर भी मोस्टली अगर ऐसे कुछ बच्चों के लिप्स के साइड पे बारीक बारीक जी बन जाते होते हैं ना, तो इन जर्म्स को अब हील करना हो ही गए, तो वो किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा फिजा, जो कॉर्नर ऑफ लिप्स फटते हैं ना बच्चों के, वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, न्यूट्रिशनल, आयरन की कमी, जिंक की कमी, विटामिन की कमी, इनकी वजह से कॉर्नर ऑफ माउथ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। तो उसमें हम बेसिकली बच्चों को मल्टीविटामिन्स के सिरप्स देते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन होता है, और कॉम्बो होता है डिफरेंट मल्टीविटामिन्स का। तो उससे बड़ी जल्दी बच्चा हील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले वो होता है, उसके बाद वहाँ पे जब फट जाते हैं होंठ, तो वहाँ पे सेकेंडरीली इन्फेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ बैक्टीरियाज की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा एडवांस केस हो तो फिर हम टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल्स भी लगाने के लिए देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन बेसिकली वो मल्टीविटामिन्स की कमी है। तो बच्चे की खुराक का ख्याल रखें। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे बहुत चूज़ी हैं, और माएँ भी बहुत चूज़ी हैं, सब चीज़ें खाने को नहीं देते बच्चे कैंडीज़ या फ्राइज़ पे गुजारा कर रहे होते हैं,
और बड़े हो जाते हैं यही खाते खाते, तो उनको फ्रूट ऐड करें, उनका फ़िश ज़रूर होना चाहिए, उनके सारे पोर्शन ऑफ फूड जो है 5 कैटेगरीज ऑफ फूड, प्रोटीन्स, कार्ब्स, मल्टीविटामिन्स और ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सारे पोर्शन होने चाहिए ताकि उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स ही ना फेस करने पड़े। लास्ट सवाल, बच्चों के अंदर वाइट कलर के बारीक बारीक दाने पैदा हो जाते हैं जी जी मोस्टली 6 7 8 की एज में ज़्यादा। आप चेहरे की बात करें? चेहरे पे हाँ ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर के बॉल्स वाले दाने, जी जी, जो वो पिंपल नहीं होते मगर अलग कलर वाइट ही होता है उनका। ठीक है, ठीक कभी आंख के बिल्कुल साइड पे, कभी आंख के ऊपर, कभी नोज के पास, कभी इधर उधर, है ना। अब ये वाला बड़ा इरिटेटेबल चीज़ है, उसमें ना तो इचिंग होती है वैसे ऐसे कोई, मगर वो देखने में बच्चों के गंदे लगते हैं। जी जी। वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे ख़त्म करें? अच्छा, इस तरह के 2 दाने हैं, एक माइलियाज है। माइलियाज जो हैं वो ऐसे लोगों को निकलते हैं जिनके पोर्स थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं और कैराटिन अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं और उनमें कोई इरिटेशन नहीं होती। दूसरा, एक बच्चों में बड़ी कॉमन चीज़ है, मोलस्कम कहते हैं उनको हम, वो वायरल होते हैं, वो बिल्कुल वाइट पानी के कलर के दाने होते हैं, वाइट वाइट, कभी आँख के ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। इन दोनों का जो इलाज है ना वो ये है कि इनको हमने डिस्ट्रॉय ही करना होता है। कभी हम घर में लगाने के लिए कोई क्रीम देते हैं, कभी हम इनको बर्न कर देते हैं, लेकिन इनको रोका नहीं जा सकता। ये किसी भी बच्चे को कभी भी निकल सकते हैं। बस ये है कि फेस ज़रूर वॉश करें ताकि पोर्स ब्लॉक ना हो, कहीं पे कैराटिन एक्यूमुलेशन ना हो। तो एक चेहरा धो के सोएं बच्चे, क्योंकि वो खेल रहे होते हैं गर्दो गुबार में, इर्द गिर्द से इन्फेक्शंस भी ले रहे होते हैं। तो रात को ख़ास तौर पे हाथ और फेस ये धोला होना चाहिए बच्चे का जब वो सोए, तो उससे ये है कि पोर्स ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और इन्फेक्शन शेड ऑफ हो जाएंगे सारे। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंजाफ साहब, बहुत अच्छा गाइड किया आपने हमें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें बताई गई हैं, हम इसका ख्याल रखें अपने बच्चों की स्किन का ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चे जो है जर्म्स भी बहुत जल्दी अटैक उनको करता है, हमारी वजह से भी उनको जर्म्स लगते हैं। उनके नैपी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो भी आपने सुन ली है, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने हमने रखे, उसके सोल्यूशंस भी पूछे। आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना भी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत अच्छी तरीके से आके हमें कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मौजूद पे बात करती हैं, समझाती हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई बहन जो है उनमें इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, रकाबत की जो बुनियाद है, बुनियादी वजह है वो क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास बिस्मा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिज़ा। बिस्मा जी, ये क्यों भाई बहन लड़ते हैं, इनमें आपस में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ख़ास तौर पे जब ये शादियाँ कर लें? ठीक है, जैसे ही अगर भाई ने शादी कर ली, घर में भाभी ले आया, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। या फिर जो बहन है वो भी शादी करके चली गई तो फिर अपने मियाँ के साथ आके घर में लड़ रही होती है भाई के साथ। तो ये क्यों इतनी लड़ाइयाँ होती हैं? क्या कोई प्रॉपर्टी रीज़न होता है, या कोई आपस में जलापा होता है, या तले ऊपर की कोई बात होती है एज में? अच्छा फ़िज़ा, ऐसा है कि अगर हम भाई बहनों की लड़ाई की बात करें तो आपने ज़िक्र किया कि क्यों लड़ते हैं, और फिर ज़िक्र किया कि जब उनकी शादियां हो जाती हैं और नए लोग उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो क्यों लड़ते हैं। बेसिकली हम अपने कल्चर में और इंटरनेशनली भी देखते हैं कि जो सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं वो बचपन से ही उनमें कहीं ना कहीं राइवलरी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब रीज़न क्या है? 2 मेन रीज़न्स होती हैं। नंबर 1 जेलसी, जो उन दोनों के बीच में एक हसद डेवलप होना शुरू हो जाता है, और दूसरी चीज़ पेरेंट्स का उन बच्चों की तरफ रवैया। पेरेंटिंग जो है बेसिकली दैट इज़ द की फैक्टर, जिसकी वजह से आप समझते हो कि बच्चे जो हैं वो राइवलरी भी सीखते हैं, जेलसी भी सीखते हैं, और बच्चों की तरफ पेरेंट्स का जो एक अनइवन किस्म का बिहेवियर होता है, किसी को ज़्यादा प्रमोट कर देना, किसी बच्चे की तरफ कम ध्यान देना, किसी बच्चे को कम वक्त देना, किसी बच्चे को ज़्यादा वक्त देना। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जब बच्चों की शादी की जा रही होती है ना, तो उसमें से अगर किसी एक बेटी के हिस्से में अच्छा जहेज आ गया है, उसको ज़्यादा जो माँ के पास जेवर थे उसमें से कोई फेवरेट जेवर वो पहले उसके पास निकल गए, एग्जैक्टली ठीक है, या उसकी शादी पे ज़्यादा खर्चा, उसकी शादी पे ज़्यादा फंक्शन, या उसको कपड़े ज़्यादा दे दिए, तो ये बाद में बात जो आप दूसरी की बिल्कुल शादी ठीक कह हुई रहे हो। उसको अगर कम मिला है या उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, दे नहीं पाए, कोई ऐसे मसले, सारी जिंदगी का माँ बाप को भी ताना, और उसके बाद भाई बहनों में आपस में लड़ाई पड़ जाती है, और ये बात फिर कोर्ट की जाती है कि मेरे टाइम पे ये चीज़ नहीं दी गई थी। बैठ के अब पंचायतों देखिए में इसमें कॉज क्या है या रूट क्या है? क्या? वही पेरेंट्स का अनइवन बिहेवियर।
मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों से डिफरेंट लेवल का प्यार करते हैं, जाहिर है बच्चे सबके एक जैसे इन होते हैं। सिचुएशन में तो हो भी सकता है ना, कोई हालात पेरेंट्स के उस वक्त ठीक ना हो, पहले बड़ी के टाइम पे बहुत ठीक हो, जब छोटी की शादी की उस टाइम पे मे भी हालात सही ना हो, बाप की नौकरी ना हो, रिटायर्ड हो गया, अगर इन सिचुएशंस में कोई बच्ची की, तब भी बच्चियां आपको पता है रखती तो हैं दिल में। एग्जैक्टली। फिर अब बात यही है ना फिजा, अब कि इसमें पेरेंट्स पेरेंटिंग जो वाला है, जो सिस्टम है वो पेरेंटिंग में ही है, पेरेंट्स इंटेंशनली ये फ़र्क नहीं करते अपने बच्चों में। हालात डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट फैसिलिटीज़ डिफरेंट बच्चे को दी जा सकती हैं, लेकिन पेरेंट्स दिल में ये ग्रज रख के नहीं करेंगे कि ये बच्चा मुझे ज़्यादा प्यारा है इसलिए मैं इसके लिए ये सब कुछ करूँगा और दूसरे के लिए नहीं करूँगा। लेकिन अल्टीमेटली जब बच्चे देखते हैं ना कि ये कंपैरिजन डेवलप हो रहा है और एक दूसरे में कंपटीशन देखते हैं, तो उसके रिजल्टेंट तौर पे वो आपस में ये हसद और जेलसी और रकाबत जो है ना वो डेवलप करना ऐसे शुरू कर मैंने देते देखा हैं, जो जहाँ- फिर आगे लाइफ लॉन्ग चलती है। इसमें जहाँ 5 बच्चे हैं, जहाँ 4 बच्चे हैं, जहाँ 6 बच्चे हैं, वहाँ मोस्टली होता है ये मामाज बॉय, ये बाबाज बेबी है। नहीं, जहाँ पे 2 है होते हैं ना? वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता वहाँ है। पे भी होता है। क्यों? ये मामाज बॉय है, ये माँ की सुनता है, देखिए बच्चों ये का ना, बाबा का बेबी है, ये बाबा का बच्चे जो है ना उनको चाहिए होती है अपने पेरेंट्स से अफेक्शन और लव, और कहीं ना कहीं अब जो अगर हम जेन ज़ी की बात करें तो उनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे लव चाहिए। उनको चाहिए आप हर वक्त उनको अपने साथ चमोड़ के रखें, उनको चाहिए कि हर वक्त ना हमें बस पुचकारते रहें, हमें पूछते रहें, और आप ज़रा सा भी 19-20 करते ना तो वो आपको ये कहते हैं आप मामा बाबा को, बेटे को आप ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे प्यार नहीं करती। तो ये 2 बच्चों में भी ये चीज़ होती है, लेकिन दैट इज़ ऑन अ गुड नोट, वो एक प्यार के लेवल पे होती है, वो रकाबत या जेलसी नहीं होती। बट ऑन अ सीरियस नोट अगर हम जेलसी की बात करें और वो आगे जाके देखते हैं कि बड़े और जब हो जाते हैं बहन भाई और उनकी शादियां हो जाती हैं, तो दिमाग में ये बचपन से चीज़ बैठी होती है कि ये जो है ना ये माँ का लाडला है या ये बाप का की लाडली है, इस वजह से इसको हमेशा साइड मिलती है और मुझे इग्नोर किया जाता है। दिल और में फिर- बैठ जाती है। हाँ, दिल में बैठ जाती है, दिल में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। और फिर जब आपको घर में नया बंदा आता है ना, जैसे एक खावन की बीवी आई है या एक बीवी जो है उसका हस्बैंड आया है बहन का, तो फिर वो आप अपनी अब सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पे ढूंढते हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन है जो मेरी बात समझेगा और अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ बैड। खून खून होता है और उसकी ताकत जो है ना उसका मुकाबला और कोई रिश्ता नहीं कर सकता। तो ये बॉन्डिंग जो है ये इसको वक्त के साथ साथ स्ट्रेंथन होना चाहिए, बजाय इसके कि राइवलरी की भेंट चढ़ जाए। अच्छा, जो माँ बाप आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, क्या उनकी वजह से भी भाई बहनों में ये आपस में लड़ाई होती है कि अगर माँ बाप लड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो भाई बहन भी आपस में लड़ते रहते हैं? ये घर का माहौल ही ऐसा हो जाता है, माँ बाप आपस में चिक चिक कर रहे हैं तो भाई बहन भी बहस का शिकार रहेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े जो है ना वो जब भी अपने बच्चों को समझाते हैं तो ये कहते हैं कि अगर आपको लड़ना भी है ना तो कमरे के अंदर जाके लड़ें, बाहर बच्चों के सामने नहीं लड़ना। बिकॉज बच्चे जो होते हैं ना दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, कोई भी बात हो आंख से सीख। अब आप सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, वो आपके जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो भी पिक कर लेते हैं और फिर वो अपनी लड़ाई में वो अल्फाज का इंतखाब करते हैं और वो बोलते हैं और फिर आप हैरान होके बैठ जाते हैं और आप परेशान होते हैं कि ये लफ्ज़ इसने कहाँ से सीखा। बट अल्टीमेटली वो लफ्ज़ आपसे ही लड़ाई के दौरान मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो सीखा होता है बच्चे ने, और जब आप उसके फेस से वो सुनते हैं उसकी ज़ुबान में तो आपको बहुत धचका लगता है। तो ये चीज़ माइंडफुल होके करनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं, लहजा क्या है, पिच क्या है, आवाज़ कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम। यहाँ पे सिबलिंग्स में जो जेलसी, लड़ाई झगड़ा होता है, ये क्यों होता है, इस पर बात करें। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर बिस्मा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जो सिबलिंग्स आपस में जेलसी और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये क्यों करते हैं। अच्छा, एक बहन को अच्छे कपड़े दिला दिए, दूसरी बहन को जो है ना उसकी पसंद का जोड़ा नहीं मिला, वो उसके जोड़े से जलती रहेगी। एक बहन की अलमारी में ज़्यादा जूतों की कलेक्शन है, चीज़ें हैं या क्रीम्स या लिपस्टिक्स कुछ हैं जो अम्मी ने उसको दे दी और दूसरी के पास नहीं है, तो वो उससे जलती रहेगी उसकी चीज़ों से, किसके पास तो ज़्यादा अच्छा। डिफरेंस जो है ना वो कम ज़्यादा में नहीं होता। ये नहीं होगा कि एक के पास ज़्यादा एक के पास कम है। जो बच्चे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि इक्वालिटी रखें, लेकिन कोई एक आधा 19-20 चीज़ हो जाती होगी, लेकिन असल मसला ये नहीं कि उसके पास ज़्यादा है और मेरे पास कम है। असल मसला ये है उसके पास ये क्यों है और मेरे पास ये क्यों नहीं है। इवन एक ड्रेस जो 2 डिफरेंट कलर्स का है, एक बेटी जो उसको माँ ने पिंक कलर का ले दिया, दूसरी बेटी को माँ ने ब्लू कलर का ले दिया, तो दोनों अपने वाले कलर्स में भी खुश नहीं होंगी, कहेंगी मेरे पास वो वाला क्यों नहीं है। अब यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं था किसी के पास क्वांटिटी में, लेकिन डिफरेंस क्या है, वाई आई डोंट पोजेस दैट। ये जो है ये भी राइवलरी की वजह बनती है और ये एक इंसान की एक इंस्टिंक्ट होती है
कि वो अपने पास मौजूद चीज़ जो है या उसके पास जो ब्लेसिंग्स है उस पर ग्रेटफुल नहीं होगा। हम हमेशा देखते हैं कि ऑपोजिट सामने जो है बंदा उसके पास क्या इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जेलसी फैक्टर तो यहाँ पे इसका जन्म लेता है सोल्यूशन ना, है तो कि जेलसी आप शुरू हो गई है। कंटेंटमेंट में रहें, आप कनात पसंद रहें कि आपके पास जो है इट हैज़ वर्थ, इट हैज़ समथिंग। अब ये एक पॉजिटिव ट्रेट है जो सीखी जा सकती है और ये भी पेरेंट्स सिखा सकते अब हैं। ख्वाहिश तो है ना कि ये चीज़ मेरे पास हो, इंसान है ना, चाहे जितनी हर कोशिश ख्वाहिश करने तो पूरी कनात की, नहीं कुछ होती भी है। कर ले मगर हाँ। ख्वाहिश तो रहती है। ख्वाहिश होना, बिल्कुल ख्वाब देखना, ख्वाहिश करना, ये कहीं पे भी इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन हर ख्वाहिश का पूरा होना और ये सोच के रखना कि ये पूरा नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो उस तरह से नहीं गुजर सकेगी जैसी होनी चाहिए, दिस इज़ बैड बिहेवियर। पॉजिटिव सोचना जो है मेरा ख्याल है आपको हर मसले से बाहर निकाल ही देता है। अच्छा, जो जायदाद है, माली मामलात होते हैं, उनमें भी भाई बहनों में बहुत झगड़ा होता है, स्पेशली जब माँ बाप सर पे ना हो तो जायदाद के बंटवारे पे लेके बहुत ज़्यादा, ये रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में क्या अर्बन एरियाज़ में भी इस पे भी बहुत रोशनी डाली। हाँ, ये फ़िज़ा एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और मैंने ये नोट किया कि अब जायदाद के जो मामलात हैं उसमें बहन का हिस्सा बहन को देना, माँ का हिस्सा माँ को देना, इस पे अब लीगली बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। मैं लॉयर्स फोरम पे भी देखती हूँ कि बहुत से लॉयर्स जो हैं इस पर ओपनली टॉक भी करते हैं। असल प्रॉब्लम पता है क्या है कि इस बात की अवेयरनेस हमारी आम आवाम को है ही नहीं। ख़वातीन को या मर्दों को अपने ड्यू राइट्स का या ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता ही नहीं है। भाइयों को ये नहीं पता कि विरासत जो है उसका इंतकाल कितना ज़रूरी है, उसको क्यों करना चाहिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम इस बात को जान के भी ना अनजान बने रहते हैं। हमारे माशरे में मेरा ख्याल है 90% मर्द होंगे जो इस हक़ में नहीं होंगे। उनके ज़हन में ये होगा कि जब भी विरासती इंतकाल होगा तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि औरतें यानी बीवियाँ, बहनें जो हैं या माएँ जो हैं वो अपना हक़ छोड़ दें। उनकी एक्सपेक्टेशन ही ये है। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया कि जो औरत को अल्लाह ताला ने हक़ दिया है अपने वालिद की जायदाद में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जब तक इस पे बात ही नहीं की जाएगी, जब तक लोगों को बताया नहीं जाएगा, जब तक कुछ टैबूड किस्म के जो नॉलेजेबल लोग हैं वही अपनी बात जो है लोगों के कानों में डालते जाएंगे, तब तक ये माशरा जो है इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, शादी जैसी भाई कर ले तो बहनें बहुत जेलस हो जाती हैं जब भाई की ज़िंदगी में कोई बीवी उसकी वो अपनी ले आए, कोई लाइफ पार्टनर ले आए, बहनें बिल्कुल ही मुंह फेर लेती हैं भाइयों से। अच्छा, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है मेरा किसको लेके जा रहा है बाहर घुमाने के लिए, हम घर बैठे हैं। अम्मी के कान भी बहुत भरती हैं, फिर माँ से भी बड़ी एक परेशानी शुरू हो जाती है। भाई की जिंदगी को तो आजाद बनाने में सबसे पहले बहनों का हाथ हो जाता है। ये बात है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है जितनी ओपनली हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है। मोस्टली घरों में देखें होता है परसेंटेज इतनी, अगर आप देखें ज़्यादातर घरों में तलाकों की वजह यही है, बहनें तलाक करवा रही होती है, खासतौर पे वो बहनें जो खुद घर बैठी हैं और अच्छा, नहीं अभी तक उनकी शादी हुई या उनके टाइप का कोई मिल नहीं रहा। आपकी इस बात से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा अमीर हो, अपने भाइयों पे जान निछावर करती हैं ना और वो ऐसी चीज़ नहीं सोचती, वो बड़ी ऑफेंड होंगी इस वक्त ये नहीं तो वो बहनें तो वो तो तरबियत भी तो देखे ना, फिर उनके माँ बाप उनकी तरबियत। मगर ज़्यादा तलाक का रेशो देखे, जितने भी मेरे पास लॉयर आते हैं, केसेस होते हैं, उनमें बहनों का बड़ा हाथ होता है। माँ को पल पल की खबर करना, अभी इधर लेके गया है, वो कोई और घर का वो कोई जासूस नहीं होता, वो बहनें ही होती हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी बड़ी जेलसी होती है। भाई इससे पहले तो हम तो ड्राइव पे जा रहे थे, मुझे लेके जा रहा था, अभी सैलरी आई थी तो सबसे पहले आइसक्रीम तो मुझे खिलाने लेके जा रहा था, अभी कोई खुशखबरी मिली थी तो सबसे पहला फ़ोन भाई ने मुझे किया था। अब ये जो सिस्टम है, अब ये जो आ गई है महारानी, ठीक है, जो सुबह आराम से सो के कमरे से निकलती हैं, उठती हैं, ना उनको घर की परवाह ना भाई की परवाह, ठीक है, भाई भी मैं देख रही हूँ, खाना भी मैं पका रही हूँ, तो उठती है नवाब की तरह, कहती है मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, मैं पार्लर पे, मैं अपनी अम्मी की तरफ। वो भाई का ख्याल भी वैसा नहीं, वो बहनें कुड़ रही होती हैं, लड़ती हैं, फिर बहुत सी फिर ये जो मुखबरी होती है इसमें तलाक की वजह बहनें भी बनती हैं। अच्छा, मेरा ना यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि हम जब भी बात करते हैं ना, हम मीडिया पे भी करते हैं, हम ड्रामों में भी दिखाते हैं ना, यही एस्पेक्ट दिखाते हैं, यही हम ड्रामे दिखाते हैं ना। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाते? हम पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते? हम ड्रामों में ये क्यों नहीं दिखाते कि हाँ बहनें जो हैं वो बड़ी वेलकमिंग होती हैं, बहनें जो हैं वो बड़ी वार्म होती हैं अपने घर में आने वाली नई खातून के लिए। प्रॉब्लम पता है क्या है फ़िज़ा? प्रॉब्लम यह है कि हम प्रचार करते हैं नेगेटिविटी का, हम दिखाते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, सिखाते ही हैं। हाँ, हम कसूरवार हम हैं क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं। हम ये क्यों नहीं बताते कि हाँ जी ये तरीके भी हैं जिसकी वजह से
माहौल घर का बेहतर हो सकता मैंने तो है। ऐसी बहनें भी देखी हैं, हम लोग भी 5 बहनें हैं, हमने ऐसी भी बहनें देखी हैं जिन्होंने कुछ, मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी ना, जिन्होंने मैं पाला है, उन्होंने तो शादी नहीं की थी, उन्होंने कहा था मैंने इनको पालना है, इन बच्चों को। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो तो हम ऐसी केस स्टडीज जो है या ऐसी जो 8 सक्सेस बच्चे स्टोरीज पाले है वो उन्होंने। क्यों नहीं बताते? हाँ, 8 बच्चे पाले, अम्मी तो बाहर काम करती थी, उन्होंने पाला हमें, उनके अंदर तो जेलसी नहीं थी, और जबकि हम सगे नहीं थे, उसके बावजूद माँ से बढ़ के पाला उन्होंने हमें, और शादी नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं तो फिर इनको कौन देखेगा। तो ऐसी भी माओ जैसी बहनें भी होती हैं। एक बहुत ही मैंने कहीं पे ना पढ़ा था, और उस दिन के बाद से ना मेरा बहन और भाई के जो रिश्ता ना उसके बारे में पर्सपेक्टिव ही बदल गया। क्या? बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली बात है। वो ये कि पता नहीं अभी ऑथेंटिक है भी या नहीं, बट मेरे दिल को इसने छुआ जाके। वो ये थी कि बहन और भाई जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाए हैं ना, वो इस दुनिया में ही हैं। जब आप आखिरत के बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं ना, तो आपको वो बहन और भाई नहीं मिलते जो इस दुनिया में है। यू विल नॉट नो देम इवन दैट पर्सन इज राइट बिसाइड यू। अच्छा, इस बारे में ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है इसकी। मैंने पहले ही बोल दिया मैं आपको कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, इसलिए ना ही तो इसको हम हाँ। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही सोचें कि फॉर एग्जाम्पल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव हियर, दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन दैट ब्लड रिलेशन विद यू, तो आपके दिल को एकदम कुछ होता नहीं है ये सोच के कि यार ये मेरा भाई और बहन जिसके साथ मैं इतने साल यहाँ पे गुजार रही हूँ, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वहाँ पे ये रिश्ता नहीं होगा, तो हम इस दुनिया में उस रिश्ते को क्यों ना उतना जी लें। नहीं, मगर इसको बार बार ये कोट ना करें, क्योंकि इस्लामिकली ना ये चीज़ ठीक नहीं है। हम इसको अगर बार बार बोलेंगे तो लोग यही बात बोल के फिर इस पे ना ईमान लेकर आ जाएंगे कि हमें जो है क़यामत के रोज़ जो है हमें जन्नत में जो है हमारे भाई बहनों को मिलाया नहीं जाएगा। इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए इस पर मत चलिए बात करें। हम इसको वैसे बात नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, उसमें ये चीज़ ज़रूर समझें कि भाई बहन का रिश्ता जो है वो जितना प्यार है और प्यार के काबिल है, एटलीस्ट उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे ही है भाई बहन के जो आपस के रिश्ते के दर्जात, जो मोहब्बत है, ऐसी बाउंडिंग है, इतनी खूबसूरत सिबलिंग्स में जिसे कहूँगी कि सबसे ज़्यादा क्लोज होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी वही होता है। अब देखें ना, भाई भी एक पहलू मैं अब यहाँ पे ये भी डिस्कस करूँगी, कुछ भाई हैं जो अपनी बहनों के लिए जान देते हैं, वो भी शादियां नहीं करते बड़ी देर तक। जब तक मैंने अपनी बहनों की शादियां नहीं करनी है ना, तब तक मैंने शादी नहीं करनी है। उनकी पसंद की लड़की बैठी रहती है, उसको कहते हैं तू वेट कर, मेरी बहनें शादी करके जाएंगी पर मैं कर सकता हूँ, मेरे पे जिम्मेदारी है, ये करते हैं भाई। मैं ये कहती हूँ कि शादी ना करना इज़ नॉट अ गारंटेड पॉइंट जिसको आप ये डिटर्मिन करें कि जी ये इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने बहन के साथ बहुत लॉयल है, उसका ख्याल रखना चाहता है, या बहन ने इसलिए नहीं की क्योंकि वो अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहती है। शादी इज़ योर पर्सनल नीड और आपका पर्सनल राइट है, उसको अलहदा रखना चाहिए। आप शादी करके भी इन रिश्तों में बैलेंस रख सकते हैं। मैं नहीं कहती कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ में कामयाब होने के लिए अपने आप को किसी चीज़ से महरूम रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी अपनी महरूमी जो है वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करेगी। व्हाई डोंट वी लर्न दैट वी कैन मैनेज अ बैलेंस बिटवीन आवर रिलेशंस। बिल्कुल, आप शादी भी करें, आप अपनी इस्लाम जिंदगी में और लोगों को भी लेके शादी आएं, करें, अपने मेंटल हेल्थ ठीक करें। आपके जो अपने रिश्ते हैं उनके साथ आप अपना बैलेंस जो है वो खराब करने की हिमाकत ना करें। बिल्कुल राइट है। एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, इसी सिबलिंग्स मैटर के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे झगड़े हैं जिनकी वजह से ये घर में जो आग लग जाती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, हम सिबलिंग्स की लड़ाइयों के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ भाई जैसे मैंने बताया बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, ठीक है, और कुछ भाई अपनी बहनों के लिए कुर्बानी तो बिल्कुल भी नहीं देते, और जब वो शादी करके चली जाती तो बोलते हैं कि हिस्सा भी किस चीज़ का, ठीक है, या फिर उनके घर में गमी खुशी या उनको पूछताछ तो कुछ भी नहीं, बल्कि बहनें रो रही होती हैं कि मैं जो हूँ बहन हूँ, मुझे आके मिलो, मैंने तुम्हारी कामयाबी में कितनी मेहनत की, मैंने तुम्हें जॉब कर करके पाला, मैंने तुम्हारे लिए कितनी जो है ना दिन रात एक करके तुम्हें पढ़ाया, मैंने सब कुछ किया, अब मैं अपने घर में तकलीफ़ में हूँ या कुछ भी हूँ, या तुम पैसे वाले बन गए हो, ये हो गए वो हो गए, मुझे आके पूछो, मुझे आके देखो, ठीक है। तो भाई नहीं जाते, भाई पूछते नहीं, हाल नहीं पूछते, बहनें पड़ी होती हैं अच्छे बुरे जैसे भी हालात में, कोई नहीं देखता। तो ये वाले भी तो भाई हैं, ये भी तो एक लड़ाई है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बहन और भाई में ही हो, ये इनसेंसिटिविटी या बेहिसी जो है वो किसी भी रिश्ते में हमें नज़र आ सकती है, लेकिन भाई बहन में हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना इस तरह की बेहिसी। हम समझते हैं कि अगर भाई को तकलीफ़ है तो बहन जो है वो उसका दिल कट जाएगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इस रोल से, इस एक बॉन्ड से।
इसी तरह से बहन को तकलीफ़ होगी तो भाई जो है वो खून के आंसू रोएगा। ये हमारी तवक्को है इस रिश्ते से। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, अभी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नामवर स्टार्स हैं, अल्लाह उन सबको ज़िंदगी कामयाबी तरक्की दे, मगर उनकी मैंने कुछ ऐसी छोटी मोटी कुछ रील्स देखे हैं कि उनकी बहनें जो हैं वो रो रही हैं पीछे कि मैं सगी बहन हूँ, मुझे आईडी कार्ड दिखाना पड़ रहा है, मैं बहन हूँ, मुझे पूछो, मैं बहुत प्यार करती हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये प्रूफ, ये बताना है कि मैं बहन हूँ और मैं, मेरा हक है, ये मुझे आके पूछे। सोशल मीडिया पे जो रील्स चल रही हैं या ये टिकटॉक्स चल रही हैं, बिल्कुल भी रिलायबिलिटी इसमें नहीं होती। ये कैमरे में वो चीज़ दिखाई जाती है जो लोग फैसिनेशन से देखते हैं, जिससे उनको व्यूअरशिप मिलती है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी जो है ना बिलीव नहीं करती। जो रिश्ते तहरीम और इज़्ज़त से बने होते हैं और बनाए जाते हैं, उनकी इज़्ज़त बरकरार रखना आपके अपने हाथ में होता है। उसको लोगों की ज़ुबान पे आने वाला गॉसिप मत बनाइए और लोगों की अटेंशन कैच करने के लिए या अपनों की टेंशन भी कैच करने के लिए अपनी लाइफ को ऐसे खोल के लोगों के सामने मत रखें। तो जो भाई जाके फिर अपनी बहनों को नहीं पूछते, उनके घर में उनका हाल नहीं देखते, उनका अच्छा बुरा नहीं पूछते, सेहत नहीं पूछते, उन भाइयों के लिए तो जो बहनें रो रही हैं, देखिए भाई की जिम्मेदारी ज़रूर है अपनी बहन का ख्याल रखना, लेकिन अगर बहन जो है वो शादी करके किसी और के घर जा चुकी है तो उसके खावंद की जिम्मेदारी है कि वो उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करे। दैट इज़ द जॉब ऑफ द हस्बैंड। अगर वो वहीं खुश नहीं है तो भाई का काम नहीं है, माँ बाप सर पे नहीं है तो जाके पूछो तो सही, मेरी बहन का मसला क्या है, क्यों आप उसको तंग कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्यों उसको तकलीफ में रखा हुआ है, क्यों उसको अजियत दे रहे हैं, क्यों उसको गाली देते हैं, क्यों तुम जाके बाहर शराब पीते हो, तुम क्यों जाके आके उसको अजियत देते हो, गलत कोई भी सिचुएशन, वही बात है, भाई सर पे तो खड़ा हो ना बाप की जगह। सिर्फ उस केसेस की बात कर रही है जो हम मुआशरे में देखते हैं, जिनको कोट कर रहे हैं कि इट इज़ हैपनिंग। मैंने ऐसे भाई भी देखे हैं और बहुत देखे हैं, गिने चुने नहीं, बहुत देखे हैं जो अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। तो जो आपने ये देखे उन पे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं, मगर जो ऐसे चल रहे इन पे क्यों नहीं बात कर रही? ये तो डिफरेंस है कि हम बात करेंगे तो फिर देखें जो अच्छे हैं उनकी तो मिसाल, अभी उन पे सोल्यूशन पे क्या बात करें। आप खुश रहे, आपको अल्लाह वेली, आप तो काम ही अच्छा करें, जो नहीं करे उन पे तो बात करें। सोल्यूशन तो मैंने उधर से निकालना है जो भाई नहीं कर रहे, असल बात तो मैंने आपसे सोल्यूशन पूछनी है एज एन साइकोलॉजिस्ट। हम लोगों के बिहेवियर में चेंज ज़बरदस्ती से नहीं लेके आ सकते। हम लोगों के बिहेवियर में चेंज सक्सेस स्टोरीज शेयर करके और करेक्ट राह दिखा के ला सकते हैं। करेक्ट राह दिखाने का एक जो मैटर होता है, एक फैक्टर होता है, वो ये कि आप उनको बताएं कि इफ़ दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस तो आप भी ये कर सकते हैं एक अच्छी बहन और भाई के रिश्ते को बनाने के लिए। तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स को कोट करना या इसको मीडिया के थ्रू दिखाना, इट इज़ अ वन वे ऑफ मेकिंग देम टीच हाउ टू बी अ गुड ब्रदर। हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, ओके फाइन वो सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन हम उनकी एग्जांपल दे के आपको सिखा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू डू। फिज़ा किसी भी चीज़ को लोगों के अंदर इनकलकेट करने के लिए ना आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नेवर यू कैन जस्ट डू ज़बरदस्ती विथ योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को ज़बरदस्ती चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे में कोई गारंटी नहीं कि आप ज़बरदस्ती करें, लेकिन दूसरे को वो आईने का रुख दिखा के जो पॉजिटिव है आप ज़रूर उसके ज़मीर को जगा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू सो मच बिस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो भाई बहनों की लड़ाइयाँ होती हैं ना, इस पे एक रोशनी ज़रूर डालिए कि जो भाई बहन आपस में बचपन से एक माँ की कोख में जन्म लेते हैं, ठीक है, एक साथ पलते हैं, एक साथ एक प्लेट में माँ जिनको एक साथ खाने खिला रही होती है, एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई साथ शेयर कर रहे होते हैं, अपने कपड़े एक साथ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, एक साथ उनके खेलने के आवर्स होते हैं जिसमें वो प्लेग्राउंड पे खेलते भी हैं, सफ़र कर रहे हैं तो साथ सफ़र कर रहे हैं। माँ बाप का कोई भी अच्छा बुरा वक्त जो होता है वो साथ उन्होंने देखा होता है, ठीक है, चाहे माँ बाप घर में लड़ाई कर रहे हो वो भी उनकी नज़रों से गुजरा होता है, माँ बाप अच्छे कोई आपको अपने साथ कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करवा रहे हो वो भी आपके सामने आंखों के सामने से गुजरा होता है। तो आप तो अच्छे दुख दर्द के साथ ही हैं। अगर आपकी किसी बहन को चोट लगती है तो आप उस वक्त हाय करके तो फ़ौरन उसको गोद उठा के तो ऐसे भागते हैं, अब्बा ये हो गया, ठीक है। वही बहन जिसके पास अगर भाई नहीं होता तो वो ऊंची जगहों पर खड़े होकर तो दुआएं मांगती, या अल्लाह मियाँ मुझे छोटा सा काका भैया दे दे। तो ये सारे सिचुएशंस आप क्यों भूल जाते हैं जब हम बड़े होते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो वो रिश्ते जो बचपन में हमारे इतने प्यार मोहब्बत के और इतने खूबसूरत गुजरे होते हैं, और अगर कोई भाई बहन में आपस में लड़ाइयाँ हो जाएँ तो एक भाई खड़ा होकर फ़ौरन बोलता है खबर आज जो मेरी बहन को किसी ने मारा, और वो मारता है बाकी दूसरे भाई बहनों को कि तुमने
अपनी छोटी को नहीं मारना। तो यही वाली सिचुएशन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने भाई बहनों में यही रिश्ता कायम रखना चाहिए, चाहे हमारे सर पे माँ बाप हों या ना हो। और हमारे माँ बाप हमें तरबियत भी यही देते हैं, हम यही कहते हैं ये जो बड़ी बहन है ये माँ की जगह है, इसका ख्याल रखना है और इसका फैसले, इसकी बातें सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर बाप की जगह बड़ा भाई ले लेता है, या मैं तो कहती हूँ भाई अगर छोटा भी है घर में बहनों से तब भी वो बाप की जगह होता है। उसके लिए बहनों की इज्जत, उसका पर्दा, उसका ख्याल, उसकी गैरत, उसकी सिक्योरिटी सब कुछ उस भाई के हाथ में है कि वो कॉलेज जा रही है, उसको कौन देख रहा है, वो कैसे आ रही है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास खाने को, उसी तरह उसके पास उसकी शादी का जो वर है जिसको वो चूज़ कर रही है वो अच्छा है, नेक है, शरीफ है, ये सब जिम्मेदारी बाप माँ के बाद भाई की है। और जब वो शादी करके घर चली जाए तब भी उसके कभी भी, भले आप महीने में जाएं, 3 महीने में जाएं, 4 महीने में जाएं, मगर आप पूछ और ख़बर और फिक्र रखें कि आपकी बहन उस घर में ठीक है, सुख से है। और कभी भी ईद बकरीद जाएं तो अब अपने कुछ ऐसे क्वालिटीज़ आपके अंदर हो जाए जिसमें आप कभी कपड़े जोड़े ले जाएं, कभी कोई मीठा ले जाएं, कभी बहन के मियाँ के ले जाएं, कभी उनके ससुराल के ले जाएं, ऐसी चीज़ें रखें ताकि आपका प्यार, मोहब्बत और ख़ानदान जुड़ के रहे। यही हमें सिखाया गया है, यही हमारा मज़हब है, यही हमारा दीन है, यही हमारा कल्चर है। फॉलो दिस, देन यू विल नॉट हैव फाइट्स। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। अहमद नवाज़ सिंगर मेरे साथ मौजूद हैं, अंजुम नवाज़ साहब के साहबजादे भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक कॉन्सर्ट भी साथ किया था, तो जैसे ही मेरी आंखों के सामने आए तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपनी शो की जीनत बनाएं और यहाँ पर भी इनको बोलें कि ज़रा कॉन्सर्ट वाला समा बांध दें और कुछ अपनी खूबसूरत मधुर आवाज़ में जो है हमें गुनगुना कर सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा आपका। और आज माशाल्लाह फिर आपको देख के बड़ी खुशी हुई और चैनल 24 का मैं बेहद मशकूर कि उन्होंने जो है वो सुबह सुबह उठा दिया। आर्टिस्ट जो है वो मरा हुआ होता है सुबह सुबह मरे ये वाला मेरी बाजी ने बहुत अच्छा कोट पहना है आपने। अरे थैंक यू। जिसका भी उसको वापस ना कीजिए। बस वो मांग के लाया था मैं ना, रेंट पे मेरे पास पैसे कम हो गए थे तो वो मुझे जाना पड़ा था लंडे ना। अच्छा, आप मुझे बताएं आप गाने की तरफ कैसे आए थे? कभी ऐसा कुछ आपके साथ हादसा हुआ कि आप कहीं गए किसी मौसीकी की महफिल में, ठीक है, और कोई बंदा सामने बड़ा ऐसा बुरा गा रहा हो कि आपने उसको पैसे दिए हो कि भाई ये लो पैसे, और वो आगे से आपको कह रहा हो कि भाई मुझे इनाम क्यों दे रहे हो इतने पैसे, और वो आपको कह के भाई आप कोई और जो है ना कोई काम शुरू कर लें और ये गाना वाना छोड़ दें? कभी किसी को ऐसा मशवरा दिया आपने? बड़े ऐसे लोग हैं जिनको मशवरा दिया और बड़े लोगों से सीखा भी मैंने, लेकिन मैंने जो स्पेशल एक मशीन मंगवाई, पैसे जो है ना वो हवा में होते हैं, वो मैं कहता हूँ कि नीचे ना गिरें और वो सीधा जेब में आ जाए, तो मैंने वो स्पाइडरमैन वाली जो एक मशीन मंगवाई, तो उससे मैंने बड़ा बेनिफिट लिया। किसी को बहुत बुरा गाता देखा था तब शौक पैदा हुआ कि नहीं भाई मैं गाऊंगा, ये तो उनसे तो गाया नहीं जाता, मैं गाऊंगा? नहीं, शौक इस वजह से था, एक तो अब्बा इस फील्ड में थे और अब्बा ने जो है वो बड़ा एक टाइम स्पेंड किया और अब्बा को देखते मैंने कहा कि यार मुझे कॉमेडी अभी नहीं करनी, मुझे जरा ट्रैक चेंज करना है। मगर आपके खून में। हाँ जी, तो इसलिए तो मैं छिड़ जा रही हूँ। तो बस वो। अच्छा, आप भी छिड़े जा रहे होते हैं, आपको पता है? मैंने देखा है, बंदा कुछ भी कर ले, सिंगर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए। अच्छा, आपने भी लास्ट देखा होगा कि अगर अब्बा है ना हल्की आंच पे तो बच्चा छिड़ेगा। मैं भी आपको यहाँ पे बर्फ प्याली में रख दूं ना, आइस क्यूब, आपने फौरन जेब से दस्ताने निकाल के पहन लेना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो कुंडी भी नहीं लगाता, वो ठंडी होती है ना, तो इसलिए। क्या बात है। देखिए जी, क्या सुना रहे हैं आप हमें? कोई नई चीजें आ रही हैं तो वो भी बताएं। जी बिल्कुल, अपकमिंग बड़ा कुछ है और मैं अपना एक एल्बम भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, होपफुली ईद के बाद जो है। शादी का तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो कहती हूँ शादी का भी तो कोई एल्बम निकाले मजे का। शादी हो गई है। अरे ये वाला कौन पूछ रहा है? शादी का एल्बम निकाले, शादियों पे बड़े मजे के। 3 एल्बम निकल गए हैं, एक छोटा। 3 शादियां हुई आपकी? नहीं, अभी आप कह रहे शादी हो गई है। एक शादी हुई है, 3 एल्बम निकली हैं उसमें से ना। बच्चे? हाँ 3 माशाल्लाह। बस अब दूसरी की तैयारी कर। तो आपके जो 3 एल्बम है उसमें से कोई एक ट्रैक अगर आप हमें सुना सके, ढोला मुल्तानी अगर आप सुना हाँ दें। जी प्लीज, आप हुक्म ना करें ऐसा। मेरी नजर जी, पैसे 500 आपने निकाल लेना। मैं अभी वेल भी इथे ही करावा है, पल्ले कोई वेल है तो मैनू दे दो, मैं इथे करावा। अभी तो शादी ब्याह के भी सीजन्स हैं, कॉन्सर्ट्स के भी सीजन है, मौसम है, ये तो पूरा चल रहा होगा, सीजन आपका बुक होगा। जी बिल्कुल, मैं और मेरे साथ एक लड़का होता है, हम लोग ढोलक लेके निकल जाते हैं और बड़ा जो है वो मज़ा लेते हैं। कुछ भी ऊपर से हो जाता है तो अच्छा है, 500-1000 रुपये हो जाता है, वो मेरे लिए बड़ी
तो वो जो घड़ोली थी वो छोड़ दी लेना, वो जो कशकोल और एक लड़का तो साथ वो कशकोल लेके घूम, आप घड़ोली नहीं घड़वी नहीं बजाते? जी बिल्कुल, वो यू कर। आपको पता है अब आप नहीं बजा सकते क्योंकि सिग्नल से भी बैन हो गया है। अब कोई भी अगर इस तरह की हरकत सिग्नल पे करता हुआ पकड़ा जाएगा या भीख मांगता हुआ दिखेगा बहाने से, माचिस की डब्बी बेचते हुए, ठीक है, गड़वी बजाते हुए, अखबार बेचते हुए, किसी भी तरीके से खोपरा नारियल बेचते हुए पकड़ा जाएगा। और इतनी सख्त सजा है, अभी गवर्नमेंट का नया रूल आया है, करीब ही ना वो गड़वी में ना आप दूध उबाला करें घर जाके। वो मैंने ना अब नया ट्रेंड स्टार्ट किया एक प्रोफेशनल तरीके से ना, क्या? पैंट कोट पहन के जो है ना वो गली 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 में फिरता हूँ ना जी, तो वो ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उससे फिर एक गाना नया करूँगा जो नया कर लें जल्दी, क्योंकि गली गली में फिरता है तू क्यों बन के मेरा सी, है ना? नहीं हाँ जी, ये वैसे अच्छी लाइन है यार। अच्छी लाइन थी। सुने मेरी बात सुने, मैडम जी का तो कुछ छेड़े ना, जरा सुनाए, जरा मूड बनाए, मैडम जी का कोई गाना होना एक चाहिए। बहुत ही खूबसूरत गाना हमेशा लाइव मैं- अपने जी, हिसाब से। एक हमेशा गुनगुनाया करता हूँ मैं, और वो गाना बड़े मेरे दिल के करीब है। क्या? तो आपको भी डेडिकेट करता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको डेडिकेट हाँ। करता माइक पे। हो तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे घर जाए, तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई, हो किते ने हो शमा किते गए हो सवेरे वे, हाय पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे, हो किते ने हो शमा किते गए हो सवेरे वे, हाय पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे, ओ अज मैनू तक दाए अज मैनू तक दाए हो जीवे में पराई, तू ते मेरी अखियां दी हाय नींद चुराई। बड़ा प्यारा गाया है। सुनिए, नहीं रखे नहीं, रखे नहीं, एक और गाना अपनी फरमाइश का सुनना है मैंने, वो जाने तमन्ना जाने जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। हाँ आगे भी तेरी मोहब्बत, नहीं आपने करना है, कहर करे करे, बाप सिंगर है, आप ही का गाया हुआ इतना अच्छा, वही मुझे इतना पसंद आ रहा है। अहमद हाजिब के बाद तेरी किसी की मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, वाह ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दे दें। नहीं बहुत अच्छा गाया आपने तो, क्योंकि अहमद हाजिब के बाद अगर ये गाना मैंने किसी की आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुना है कॉन्सर्ट्स में, शोज़ में, तो आप बहुत अच्छा इसको गाते हैं। आपका ये गाना मुझे आपकी आवाज़ में बहुत पसंद है। थैंक यू। और स्पेशली मैंने आपकी फरमाइश पे वो गाना स्टार्ट ही वहीं से किया था, आपके कहने पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, कोई नया आपका कोई गाना आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ है हमारे, मैं अक्सर गुजरता हूँ यहाँ से, बस वो क्या? आपने कोई भी फितराना वगैरह है अभी अभी रमज़ान के बाद, अभी तो टाइम है, रुके हैं, क्या हो गया? आपके पास भी अगर कोई फितराना है ना तो इनको ना दीजिएगा, इनका हक नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मिलने का। ज़बरदस्त स्टार सिंगर सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद थे अहमद भाई, और अहमद भाई के बाद अब ये है कि आपसे मुलाकात करूँगी कल। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने आप से भी बहुत प्यार कीजिएगा।